नरेंद्र मोदी जी मात्र चुनाव जीतने की मशीनरी है, बाकी कोई बुद्धि उनके में नहीं है। आरएसएस ऐसे ही तैयार करता है, बाराती घोड़े तैयार करता है जिसको ये बांधा होता है दोनों तरफ से कपड़ा। इतना ही समझ में आता है उनको, ये समझ में आता है मोदी जी को चुनाव कैसे जीतना है। फिर वो विक्टिम कार्ड खेले, फिर वो बड़ी बड़ी नारे दे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करे। ये जनता को समझ लेने की जरूरत है कि इनकी ना तो डिफेंस पॉलिसी ठीक है, ना इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, ना इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी ठीक है, ना इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक है, ना इनकी सर्विस पॉलिसी ठीक है, ना इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठीक है। कोई पॉलिसी इनको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये मात्र पपेट है इलेक्शन जीतने के लिए आरएसएस ने बनाया हुआ। अडानी ने इतना पैसा डुबा दिया देश का, 2/3 पैसा उड़ गया देश का, और उसकी इंक्वायरी भी नहीं हो रही कि पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, किस तरीके से किया, सेबी ने क्या किया। सेबी में जो बैठा हुआ है आदमी वो अडानी का रिश्तेदार बैठा हुआ है, और उसकी इंक्वायरी नहीं करते कोई। सेबी भी इंक्वायरी नहीं करेगी और कोई नहीं करेगा। तो जब बंद लिफाफे में दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नौटंकी नहीं चलेगी, हम पैनल बनाएंगे। एक आदमी एक बता रहा है, दूसरा दूसरे बता रहा है, इनके किसी स्टेटमेंट में समानता नहीं है। आप जब राहुल गांधी की समानता देखते हो कि डॉलर इतना बता दिया, उतना बता दिया, अरे आप तो सारे आपके नफरती चिंटू, फ्रिंज एलिमेंट। मोदी जी रोते हैं कि मेरे को ये कहा, मुझे ये कहा, मुझे तो गाली देते हैं। वो भूल गए हैं कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट को क्या क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने विधवा कहा था, उन्होंने 50 करोड़ की डार्लिंग कहा था, उन्होंने उसको क्या बोलते हैं कि मैं, मतलब वो शब्द भी मैं नहीं ले सकता, ऐसे शब्दों में उन्होंने नवाजा था। और खुद के लिए इस तरीके से बोलते हैं, ये तो छेड़खानी में आता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी के साथ हैं। और काकड़े जी महाराष्ट्र नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना यूट्यूब चैनल है और उसमें बहुत ही आपका समय कम लेंगे लेकिन काम की बहुत बात करते हैं, वो आप जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो काफी अहम है। अहम नेशनल पॉलिटिक्स में जो कुछ हम आप महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कुछ इलेक्शंस के जो रिजल्ट आ रहे हैं बाई पोल्स के, उनके बाद में कुछ बातें जो हो रही हैं वो उससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है। शरद पवार जी जो एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं और एनसीपी के अलावा भी वो नेशनल लेवल के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में बदलाव की आहट है, बदलाव की हवा चल रही है। उस पर हम बात करेंगे अविनाश काकड़े जी से। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिन फैसलों को आमतौर पर अगर समझा जाए उनको बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ समझा जा सकता है। तो आने वाले वक्त में उसका नतीजा क्या होगा वो हम अभी नहीं जानते, लेकिन इस किस्म के इनकलाबी फैसले अब बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ये एक बड़े 2 फैसले हैं। एक तो इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उस पर पैनल बनाने की बात की है, और अडानी का जो ये मामला है, जो घपला है, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाने की बात की है। ये दोनों बड़े मामले हैं जिससे मोदी सरकार परेशान हो सकती है। तीसरा जो एक और मामला है वो दिल्ली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके, अब तो चूंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, मनीष सिसोदिया, उनके मामले में अनुराग ठाकुर जो गोली मारो की बात कहते थे, जो उससे पहचाने जाते हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। यानी जब तक आप टूट चुकेंगे उसकी कोई कीमत नहीं, और आप छूट तो जाएंगे ही अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है। इन सब इश्यूज पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आप शरद पवार जी से जाहिर है मिलते भी होंगे, आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने एक ये बयान दिया है उसको क्या कुछ समझा जाए, देश की सतह पर लोग क्या जाने क्या समझें, आप जरा बताइए क्या कहा है उन्होंने। नमस्कार।
देखो, शरद पवार जी ये देश की राजनीति की पल्स जानते हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए। तमिलनाडु में इलंगोवन का जीतना, तमिलनाडु में इलंगोवन का जीतना, या हमारे महाराष्ट्र के कस्बा पेट में जहां 28 साल से बीजेपी जीत रही थी, वहां सदाशिव पेट और नारायण पेट जैसी एरिया जो ब्राह्मण बहुल एरिया का है, वहां से बीजेपी को पीछे रहना, उसका कैंडिडेट को वहां वोट न मिलना, और बाकी भी अन्य प्रदेशों में जहां बाई इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने बताया कि ये परिवर्तन की बयार बह रही है। लोग अभी उकता गए इस चीज से, क्योंकि वो किसानों के साथ भी मिलते हैं, क्योंकि वो जमीन के, आपको पता होगा 1 जनवरी को किसान के बांध पर थे, मतलब लोग उत्सव मनाते हैं। इस उम्र में भी वो किसानों के बांध पर जाके चर्चा करते हैं, तो उनको वो पल्स समझ में आ रही है। ये परिवर्तन की है। ये जो नफरत ज्यादा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, नफरती चिंटू मार्केट में ज्यादा आ रहे, उसका कारण ही एकमात्र वो है कि इनको अभी हवा निकल गई है, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसकती हुए नजर आ रही है, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे। रही बात, उन्होंने अभी उनके ऊपर जो बोल रहे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट हर वक्त सेंट्रल के साथ में रहती है। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ रामविलास पासवान जी जब सेंट्रल में थे, जेडीयू जब सेंट्रल में थे, तो वहां कितनी सीटें नागालैंड से लेके हर जगह आती थी। क्योंकि मैं नागालैंड में भी गया हूँ, हमारी लोक शक्ति पार्टी का सांसद मात्र 500-700 वोटों से हरा था, नहीं तो वहां हम भी सांसद लोक शक्ति का रामकृष्ण हेगड़े का सांसद बन जाता था वहां। तो ये वास्तविकता है कि वो सेंट्रल के साथ में रहते, और फिर उसके बाद में इन्होंने जितनी मशीनरी झोंका, जितना पैसा झोंका, जिस तरीके से वहां नफरती चिंटू उतारे, तो ये सब का परिणाम है कि वहां आए हैं। मगर उससे देश की हवा नहीं समझ में आती। देश की हवा, जो छोटे छोटे इलेक्शन हुए हैं, हर स्टेट में हुए हैं, जहां बीजेपी का बाहुल्य था, वहां भी बीजेपी हारी है। तो ये तो शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है। तो ये क्या क्या आपको लगता है कि इस बार अपोजिशन पार्टियां, जो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं, वो क्या वाकई सीरियसली, संजीदगी से बीजेपी के खिलाफ मिलकर के कुछ इलेक्शन लड़ेंगी? क्या कुछ हालात लगते हैं? क्योंकि कई राज्यों में जो जो बीजेपी की मुखालिफ पार्टियां, वो राज्यों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं कई जगहों पर। ये किस तरह से बात बैठेगी ताकि कोई तब्दीली वाकई हो सके? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। 2014 से लेके अब तक ईडी और ये इनकम टैक्स ने 3000 से ज्यादा रेड मारी है, और उसमें जो केसेस है, टॉप मोस्ट केसेस कांग्रेस के नेताओं पर है, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर है, उसके बाद में अन्य विरोधी पार्टियों पर। विरोधी सारे चोर है, हमारे सिवाय कोई ईमानदार नहीं है, और उनके साथ में चले गया तो कमल छाप साबुन से सफाई हो गई। ये जो है, तो इसमें विरोधी लहर जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, देश में विरोधी पक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बीजेपी विरोधी पार्टियों को दुश्मन पक्ष समझती है। इस देश की मौलिकता या डेमोक्रेसी की मौलिकता ये बोलती है कि विरोधी पक्ष भी प्रबल होना चाहिए। और मोदी तो विरोधी अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं रखते। अपने पार्टी में उनका भी विरोध का स्वर हो गया तो एक तो स्वर्ग सिधार जाता है, या तो फिर वो राजनीति से बाहर हो जाता है। तो ये ऐसे जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने जितनी रेड मरवाया, जितने जिस तरीके से किया, मुझे लगता है कि सबको सबक सीख लेना चाहिए, और सबको ये करना चाहिए कि इकट्ठा आके कम से कम इनको ये जो अनारकी फैला रखी है, जो पुलिसिया राज फैला रखा है। पुलिसिया राज का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता है। पुलिसिया राज का मतलब होता है हुकुमशाही, और ये हुकुमशाही के तौर पर जो चल रहा है, इसको अगर रोकना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। ममता बनर्जी अपने तरीके से बोल रही कि हम अकेले लड़ेंगे, बाकी अलग। सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर सबको अपनी हैसियत देख के ही बात करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ में बड़ा दुश्मन खड़ा है। अविनाश काकड़े जी, आप एक बात बताइए कि ऐसे वक्त में जब अदालतों के बहुत से ऐसे फैसले आए जिससे लोगों को कभी कभी डाउट और कभी कभी यकीन की हद तक भी, जैसा कि अयोध्या का फैसला आया, सीए एनआरसी का तो अभी फैसला नहीं आया, लेकिन और कई अभी पिछले दिनों फौज के मामले में भी सरकार की पॉलिसी को अदालत ने ठीक कह दिया। अविनाश काकड़े जी, आप ये बताइए कि ये जो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का 2 फैसले हैं, एक तो अडानी के सिलसिले में जांच कमेटी, और इलेक्शन कमीशन में कौन किसको तैनात किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया जाएगा। चूंकि अब से पहले सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर के
अपॉइंटमेंट पर बड़ा सवाल उठा चुका है। अब ये जो दो फैसले एक साथ आए, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ समझे जनता कि क्या वो जो तब्दीली की लहर शरद पवार जी ने इशारा दिया है, क्या उस तब्दीली की लहर में अदालत भी साथ देगी? देखो, अदालत को अपना काम करना चाहिए, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाइपर एक्टिविज्म में चला गया है। हाइपर एक्टिव, जब राजनीति के लोग निर्णय नहीं लेते हैं और जनता उनके पास में जाती है तो हाइपर एक्टिव होते हैं। मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और फिर आपने देखा कॉलेजियम पे उसके उनके ऊपर कैसे अटैक किए गए, तो वो भी अभी ये क्या कैसे हो गया है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम उनके ऊपर अटैक कर रही है तो वो भी अटैक कर रहे हैं, वो भी उसी तरीके से कर रहे हैं। मगर कुछ अटैक फायदे के होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ। उन्होंने एक जो फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो देखा गुजरात में कि इलेक्शन के दिन वोटिंग करने के बाद मोदी 35 किलोमीटर की रैली निकाल रहे हैं और चुनाव आयोग उनको मात्र एक नोटिस भी नहीं देता है। तो ये तरीका तो नहीं हुआ ना चुनाव आयोग, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जैसा चाहिए, चीफ मिनिस्टर जैसा चाहिए वैसे अपॉइंट कर देता तो उनके विरोध में नहीं होता, क्योंकि एक रिटायर्ड आदमी जिसको 3 साल का टास्क मिल गया होगा वो तो उनके साथ में ही रहेगा, पालतू बन के ही रहेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये नहीं चलेगा। एक तो कमेटी बनेगी, उन्होंने एक प्रधानमंत्री रहेंगे, विरोधी पक्ष नेता तो जो बने नहीं है, मगर जो बड़ी पार्टी होगी, बड़ी पार्टी का एक नेता रहेगा और एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, ये इन्होंने बता दिया। अब कुछ नफरती चिंटू ये जो इनके है भाजपाई और संघी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सबसे सुपर हो गया, सुप्रीम कोर्ट क्या सबसे ऊंचा हो गया, प्रधानमंत्री के ऊपर भी उनका विश्वास नहीं है, वो कैसे कर देंगे, उनकी तो अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से हुई जो क्लियर नहीं है, वगैरह 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 सवाल पूछे जा रहे 50। मगर बहुत जब बिगड़ जाता है कोई भी मसला, जब बहुत बिगड़ जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए किसी ना किसी को सख्त होना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत करेगा तो सारा जनता चिल्लाएगी उसके विरोध में, बिल्कुल नहीं। जो फैसला आपने देखा होगा नोटबंदी का होगा, राम मंदिर का होगा, सब लोग चिल्लाए, सब लोग उसके विरोध में गए। उनके बेनिफिशियरी भी रहे, जिन्होंने फैसला दिया वो भी बेनिफिशियरी रहे, उनको भी लाभ मिला। तो इसके बारे में लोगों में संभ्रम निर्माण हो गया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि क्या सुप्रीम कोर्ट सच में है जिंदा। तो ये जो निर्णय लिया है उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में, मुझे लगता है कि वो जिंदा, सुप्रीम कोर्ट जिंदा होने के लक्षण है। दूसरा उन्होंने जो निर्णय लिया कि इन्होंने अडानी, आप बोल रही है किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, अडानी ने इतना पैसा डुबा दिया देश का, 2/3 पैसा उड़ गया देश का, और उसकी इंक्वायरी भी नहीं हो रही कि पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, किस तरीके से गया, सेबी ने क्या किया। सेबी में जो बैठा हुआ है आदमी वो अडानी का रिश्तेदार बैठा हुआ है और उसकी इंक्वायरी नहीं करते कोई, सेबी भी इंक्वायरी नहीं करेगी और कोई नहीं करेगा। तो जब बंद लिफाफे में दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नौटंकी नहीं चलेगी, हम पैनल बनाएंगे, और उन्होंने एक पैनल बना दिया पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में, और उसमें जेपी देवधर है, बैंकर केवी कामत है, इन्फोसिस के फाउंडर नंदन नीलकेनी है, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट है, और सिक्योरिटी लॉ के विशेषज्ञ सोमशेखर सुंदरेशन भी है। तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया और खुद सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर निगाह रखेगा। तो देश में अगर कुछ हुआ है गलत, अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अनुराग ठाकुर जैसा आदमी बोलता है कि आपने अपराध नहीं किया तो पुलिस से डरना क्यों है। भैया अनुराग जी, 140 करोड़ को जेल में डाल दीजिए, छुट्टे बैठेंगे हम। अब तो ये धंधा करेंगे ना, कोर्ट में जाओ, हमारी निर्दोषता सिद्ध करो, वहां से छुट्टे रहो, उसमें हमारे 2-4 साल चले जाएंगे। उसमें कई हमारे जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे उनके 14 महीने चले गए जेल में, इसकी भरपाई तो कोई देगा नहीं। जैसा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले वक्त 2 लोगों को अंदर रखा 20 महीने, तो 20 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया। तो पूरे देश को कॉम्पेंसेशन देने के लिए तुम्हारी हैसियत है? ये अनुराग गोलीमार ठाकुर जो है, इनको क्या हुआ, इनकी इंक्वायरी कहाँ हुई है मुझे बताओ। अगर तुम नहीं करते तो जाओ ना, तुमने जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए इंक्वायरी करवाओ खुद की। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करता, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं करता, और सरकार तो उनकी माई बाप है, उन्हीं की सरकार है। तो ये सब जिसको बोलते हैं ना कि जिसको गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना है, गैर जिम्मेदाराना बात करना है, और पुलिस का या प्रशासनिक महकमे का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करके विरोधियों को दबाना है, विरोध की आवाज को दबाना है, विरोधी मुखर ना हो इसके लिए सारे प्रयास करना है, इलेक्शन भी जीतना है और राज भी करना है, और पैसे से चुनाव, चुनाव से पैसा और पैसे से राज,
ये सारी चीजों का ये जो बन गया है पूरा गालमेल जो बन गया है, उसको तोड़ने का काम मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के ये जो सख्त रवैया है उससे होगा। बाकी लोग जो करते हैं उससे निपट लेंगे बाद में। जो सबसे पहले खतरा आया है, मतलब घर में आग लगी है तो सबसे पहले आग बुझाओगे, अपनी जान बचाओगे, क्या करोगे? ये देखिए, आपने बीच में एक बात कही, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे मोदी जी याद आ गए, जब वो रैली में खड़े होकर के कोई भी बात में पब्लिक का मूड अपने हक में कराना चाहते हैं तो वो ऐसे ही सवाल करते हैं। अब अगर हिम्मत है तो मोदी जी पब्लिक में आकर के कहें जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फिर पब्लिक बताएगी कि जांच होनी चाहिए। ये देखिए, ये बहुत ही अहम है और आम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि सरकार जांच से क्यों बच रही है। इतनी बड़ी रकम डूब गई। और अडानी के बारे में तो अब से पहले ये बात भी आ चुकी कि इतनी बड़ी रकम नहीं है। 2011 में हमने एक बात लिखी थी कि उस वक्त दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया था। 2011 में हम 5वीं इकोनॉमी थे, आज 7वीं इकोनॉमी है। अभी देखो 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले हम 5वीं इकोनॉमी बन गए थे तो पूरे देश में ढोल पीटे जा रहे थे कि हम देश की और दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। ये 2011 में बन गई थी, उसमें हमारा ग्रोथ रेट डबल डिजिट में था। आज कहाँ है ग्रोथ रेट पता नहीं है, क्योंकि गिनने के पैमाने बदल दिए। मगर इंटरनेशनल स्तर पर आपका स्तर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और आप 5वें नंबर से 7वें नंबर पे कब आ गए पता नहीं हो गया। आपका कोलैप्स मार्केट, आपकी जो ये थी क्रेडिबिलिटी जी थी वो कोलैप्स हो रही है। इंडियन जो ये था स्टॉक एक्सचेंज या वो मार्केट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई। आपको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते अभी कई सारे जगह के बैंकर। जी, वो स्टेटस बताने के पैमाने बदल गए। ये कितना बड़ा मजाक है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। यानी बिल्कुल या कोई या वो तो प्याज नहीं खाती। आज प्याज 50 पैसे किलो बिक रहा है। तो किसानों का तो कुछ ये नहीं है ना, मतलब ही नहीं है उनका। हमारे महाराष्ट्र का एक उप मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देता। मुख्यमंत्री बोल रहे थे बीच में ये खड़ा होके, सर कुछ नहीं है, सारा पावर ग्रैबिंग चल रहा है। मस्ती आ गई है इनको, सत्ता जो डाइजेस्ट होना चाहिए सत्ता डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मस्ती आ गई है। अरे साहब, अंधभक्त बनाने में इस हद तक हमने वीडियो देखी, आपने भी देखी होंगी कि बीजेपी का अंधभक्त कोई कह रहा है कि पेट्रोल तो 1000 रुपए लीटर होना चाहिए। ये सब ये छोटे मोटे लोग गाड़ियों की भीड़ सड़कों पे किए रहते हैं, फिर तो पैसे वाला ही चलेगा और फिर हम चलेंगे, क्या बात हो गई। तो ये जब इस हद तक पागलपन दिमागों में बिठा दिया जाए तो देश का क्या कुछ होगा। अब बहरहाल समझ में आएगी, लोगों को भूख लगने लगी है, मुझे लगता है कि $80 प्रति बैरल तेल के दाम है। मनमोहन सिंह जी ने $115 प्रति बैरल जब ये स्मृति ईरानी सिलेंडर पर बैठती थी, उस वक्त भी 65 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया था पेट्रोल। $115 प्रति बैरल, आज 80 रुपए प्रति बैरल है। आपको पता है कोविड के काल में 0 रुपए प्रति बैरल हो गया था, उनको स्टॉक करने के लिए जगह नहीं था। मगर हमने कभी सस्ता पेट्रोल देखा नहीं है। पूरे की पूरी 2014 से लेके अब तक हमने ना तो सस्ता पेट्रोल देखा, ना सस्ती गैस देखा, ना सस्ता डीजल देखा, ना सस्ता केरोसिन देखा। क्योंकि इनको अपने लोगों को खुश करना है। आप बताइए कि पेट्रोल अगर 100 रुपए बिक रहा है तो 35% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खा रही है, 25% से ज्यादा वो स्टेट गवर्नमेंट खा रही है। मतलब बाकी बचा कितना है? बाकी 30-40% का पेट्रोल और आप इतना खा रहे हो। और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल का बढ़ने का मतलब होता है हर चीज में महंगाई। महंगाई से करा रही है जनता। और वो जो आप बोल रहे हैं ना 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाएगा, उन गधों को पेट्रोल तो भरना नहीं है। वो एक तो खच्चर की गाड़ी पर चलते होंगे पाकिस्तान जैसे, या तो फिर पेट्रोल बाप भरता होगा। उनको तो खुद को कमाना ही नहीं, भरना नहीं। आपको पता है ना कि जो बजरंग दल और गौ रक्षक है वो हमारे किसानों के बेटे हैं, वो रक्षा करते। बाप रात भर चौकीदारी करता है खेत की। तो ये बाप के विरोध में बेटा खड़े करने वाली जो प्रवृत्ति है, ये जो बांटने वाली प्रवृत्ति है, वो उन्होंने नफरत पैदा कर दी है। तो ये देखिए, ये सूरत हाल है। आदमी किस किस तरह से तकलीफ से गुजर रहा है। अच्छा, ये अनुराग ठाकुर के का हालांकि हमारे जिक्र हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में उन्होंने
कह दिया कि अगर आपने गुनाह नहीं किया तो पुलिस छोड़ देगी आपको, आप फिक्र ना करें। तो ये इसका इसका इलाज कहीं कुछ है? यानी आप अपने मुखालिफिन को तोड़ दें बिल्कुल, और ये कहें कि नहीं आपने गुनाह नहीं किया तो आप छूट जाएंगे, तो ये गैर जिम्मेदार सरकार नहीं है क्या? नहीं, गैर जिम्मेदार तो पूरी तरीके से। आप मुझे बताइए कि इनका वो जो था फेंटा, उत्तर प्रदेश का बाबा, हम्म, वो तो पार्लियामेंट में रो रहा था, पुलिस हम्म, हाइपर एक्टिव हो गई तो। हम्म, हमारे महाराष्ट्र की सरकार इसलिए बदल दिया, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि हम्म, इसलिए बदल दिया कि वो फडणवीस को अरेस्ट करने के चक्कर में थे। भाई, हम्म, फडणवीस ने गुनाह नहीं किया था तो इतने डरने की और सरकार गिराने की जल्दबाजी क्या थी? हम्म, क्यों गिराया? हम्म, तो ये मामला, दोहरे मापदंड जो है वो फितरत है, आरएसएस की फितरत है, दोहरे मापदंड। अपने लिए अलग मापदंड, दूसरे के लिए अलग मापदंड, अपने उद्योगपतियों के लिए अलग मापदंड, दूसरे उद्योगपतियों के लिए। सबको निपटा दिया इन्होंने, वीडियोकॉन से लेके एबीसी ग्रुप तक सबको निपटा दिया। हम दो और हमारे दो ही को ने जिंदा रखा। वो अडानी, अंबानी जो है वो सबसे मिल मिलाप कर लेता है, इसलिए वो जिंदा है। नहीं तो अडानी ही होता और कोई नहीं होता, और अडानी ने ये हालत कर दी है। जैसे मैंने जो कृष्ण की लीला बताते हैं कि वो नहाते हुए गोपिकाओं के कपड़े लेके भागते थे, वैसा ये सारे बैंकों के पैसे लेके भागने वाले। हम्म, ये हालत है अभी। ये देखिए, अब हमने अब और से पहले। आपने जो सिसोदिया जी से पूछा, सिसोदिया से डर क्या है इनको? क्योंकि सिसोदिया जी की सरकार ने एजुकेशन पर 26% खर्चा किया। भारत के इतिहास में इतना खर्चे करने वाला कोई सरकार अभी तक नहीं थी। 4% से ज्यादा कभी एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया। मगर जब पढ़ लिख जाएगा बच्चा, बच्चा अच्छा कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद में वो इनकी अंधभक्ति नहीं करेगा ना। तो भाजपा भी चाहती है और बाकी पार्टियां भी चाहती है कि अंधे रहे लोग। पढ़े उन्होंने चाहा है कि सरकार हमारे साथ में आ जाए, ये क्रेडिट हमको मिल जाए। मतलब सिसोदिया सरकार तोड़ के हमारे साथ में आ जाए। कई बार सिसोदिया जी ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे तोड़ के और ये सरकार रिशफल करने की बात कर रहे हैं। अभी भी वही बात हो रही है। जैन को भी डाला अंदर, इनको भी डाला अंदर, अब केजरीवाल पे हो रही। केजरीवाल के बारे में कैसा है कि वो बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री है, तो उनको अंदर डालना कठिन है। मगर ये कुछ भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते। जो पॉलिसी लाया था वो पॉलिसी रिटर्न हो गई, फिर भी ये बता रहे कि उन्होंने पैसे खाया। और पैसे खाया का मतलब, एक आदमी एक बता रहा है, दूसरा दूसरे बता रहा है, इनके किसी स्टेटमेंट में समानता नहीं है। आप जब राहुल गांधी की समानता देखते हो कि डॉलर इतना बता दिया, उतना बता दिया, अरे आप तो सारे आपके नफरती चिंटू, फ्रिंज एलिमेंट, सबके सब क्या बोल रहे हैं उसको अगर इकट्ठा किया जाए तो आपको समझ में आएगा। मोदी जी रोते हैं कि मेरे को ये कहा, मुझे ये कहा, मुझे तो गाली देते हैं। वो भूल गए हैं कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट को क्या क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने विधवा कहा था, उन्होंने 50 करोड़ की डार्लिंग कहा था, उन्होंने उसको क्या बोलते हैं कि मैं, मतलब वो शब्द भी मैं नहीं ले सकता, ऐसे शब्दों में उन्होंने नवाजा था। और खुद के लिए इस तरीके से बोलते हैं। अरे चौक पे खड़ा रह के जो सीटा कसी करने वाली टोन में दीदी ओ दीदी कहा था, ये तो छेड़खानी में आता है। प्रधानमंत्री नहीं होता तो उनके ऊपर केस हो जाती, महिला को मैंने ये करने की, छेड़ने की केस हो जाती थी। तो ये जो इनका नैतिकता का इनका पैमाना अलग है, दूसरे के लिए इनका पैमाना अलग है, भ्रष्टाचार का इनका पैमाना अलग है और आपके लिए अलग है। ये 140 करोड़ लोगों को जेल में डाल के ही मानेंगे, जिसमें ये नफरती चिंटू भी आ गए। आपने देखा अभी एक मकान तोड़ा है उन्होंने उत्तर प्रदेश में, वो कोई क्रिमिनल का साथी है करके मकान तोड़ा। उसके आजू बाजू में एक अनिल क्या बोलते हैं उसको, जोशी या पांडे कोई मकान है उनका, और दूसरी तरफ तिवारी का मकान है। दोनों डैमेज हो गए। अब वहां के कलेक्टर के और सबके हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि मकान जिसका तोड़ा उसके बाद साथ में उनके भी मकान टूट गए। तो भाई, राहत इंदौरी का शेर जो है बहुत सही है कि हमारा मकान थोड़ी है, आएंगे तो समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही दिलचस्प बात है जो आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। देखिए, प्राइम मिनिस्टर कितने कितने गैर मामूली किस्म का शख्स है नरेंद्र मोदी, के करप्शन करें, अपोजिशन के लोग करप्शन को क्रिटिसाइज करें, अब वो करप्शन का जवाब नहीं देता कि मैंने नहीं किया या मेरी जांच कर दो, ये नहीं कहता, रोने लगता पब्लिक में आकर के
उससे भी एक तरह से वो हमदर्दी लेता है, यानी विक्टिम कार्ड खेल करता है, यानी फिर से करप्शन करने की तैयारी वहीं से शुरू कर देता पब्लिक में ही, और फिर कहता लोगों बताओ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते रहना और परत दर परत करप्शन में आगे बढ़ते चले जाना, जिसका अभी एक ही चैप्टर खुला है अडानी का, अभी और ना मालूम कितने ऐसे चैप्टर खुलेंगे। अगर अगर गोदी मीडिया ना हुआ होता, अगर मीडिया रियली आजाद होता और इन्वेस्टिगेशन होती, तो अब तक ना मालूम कितने और ऐसे चैप्टर खुल जाते। और दुनिया में शायद हमारे यहाँ का ही बैंक है स्टेट बैंक, जो ये कहता है कि आपका पैसा कितना भी बैंक में हो, सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी है। तो जहां इस हद तक चोरी की तैयारी हो, डकैती की तैयारी हो आम लोगों के पैसे की, आखिर उसमें आगे क्या, ये इमोशंस के साथ ही खेलते रहेंगे लोगों के। देखो, ये चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरा स्टेटमेंट आता है, उसी दिन रात को स्टेटमेंट आता है कि जहां हम हारे उसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से आरोप होने के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं कि दूसरे आरोप के लिए हम काम करेंगे। ये गोलवलकर की जो किताब है, वी फाइंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, उस किताब के अनुसार ये काम कर रहे। नरेंद्र मोदी जी मात्र चुनाव जीतने की मशीनरी है, बाकी कोई बुद्धि उनके में नहीं है। आरएसएस ऐसे ही तैयार करता है, बराती घोड़े तैयार करता है जिसको ये बांधा होता है दोनों तरफ से कपड़ा, इतना ही समझ में आता है उनको। ये समझ में आता है मोदी जी को चुनाव कैसे जीतना है। फिर वो विक्टिम कार्ड खेले, फिर वो बड़ी बड़ी नारे दे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करे। ये जनता को समझ लेने की जरूरत है कि इनकी ना तो डिफेंस पॉलिसी ठीक है, ना इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, ना इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी ठीक है, ना इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक है, ना इनकी सर्विस पॉलिसी ठीक है, ना इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठीक है। कोई पॉलिसी इनको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये मात्र पपेट है इलेक्शन जीतने के लिए आरएसएस ने बनाया हुआ। जी 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 जी, ये बात बहुत ही अहम है। मैं फिर से लोगों से कहूंगा, याद रखें, कभी आप अगर उम्मीद करते हो कि मोदी जी पब्लिक में आकर के कहें कि जांच होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल कभी नहीं आएगा, अडानी का मामला हो या कुछ और चीजें हो। अच्छा, अब मैं एक और इशू की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। तमिलनाडु से कुछ बिहारियों को मारने की वीडियोज आ रही हैं, वो क्या कुछ है? हमारे पास वक्त कम रह गया, 3-4 मिनट में अगर आप कुछ बात कह सकें उसके बारे में तो जरूर बताएं। देखो, तमिलनाडु में बिहारी वर्कर को मारा जा रहा है, यह सुना तो सबने है, देखा किसी ने नहीं। बात को समझ लो। हाँ। ये क्यों हो रहा है? बिहार में इलेक्शन जीतना है, सिंपैथी प्रकट करना है, तेजस्वी यादव को बदनाम करना है, नीतीश कुमार को बदनाम करना है, बिहारियों की सिंपैथी चाहिए, जैसा सुशांत सिंह वाली सिंपैथी चाहिए थी उन चुनाव के लिए। बाद में अब इनकी सरकार आ गई है, मुझे नहीं लगता सुशांत सिंह का कुछ हो गया, उनका कुछ मर्डरर कौन है ये अभी तक मिला नहीं है, किसी का मर्डरर मिलता नहीं है। ये सब इलेक्शन की स्ट्रेटेजी, आप देख लीजिए नफरत फैलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पहला वीडियो है जो ये दिखा रहे हैं कि उनको मारा जा रहा है, बिहारी वर्कर को मारा जा रहा है, हिंदी भाषी का इसलिए मारा जा रहा है। तो ये हैदराबाद का जियागुड़ा बाईपास के पास का ये वीडियो है, जिसमें जिसको मारा जा रहा है उसका नाम है जंगम साईनाथ। ठीक है, 32 वर्ष का है और आरोपी जो है उसका रहना है इसमिया बाजार कोठी में। आरोपी है आकाश, टिल्लू और सोनी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर वीडियो इस तरीके से घूम रहा है कि बिहारी वर्कर को मारा जा रहा है। दूसरा वीडियो है गैंगस्टर अनवर शेख को 2021 में सावनूर कर्नाटक में मारा था, हत्या की थी, और मारने वाले थे इमरान चौधरी, तनवीर चौधरी, अबीर चौधरी, रेहान चौधरी, ये हावेरी कर्नाटक के लोग थे। उनका आपसी विवाद में मार दिया था। वीडियो ये वायरल हो रहा है कि बिहारी वर्कर को मारा जा रहा है। तीसरा वीडियो है जोधपुर राजस्थान का, एक वकील को गुंडे मार रहे हैं, और उसमें अभी वकीलों के लिए विशेष सुरक्षा कानून भी आया है राजस्थान में। तो मारा जा रहा है वकील को राजस्थान में, और ये बता रहे हैं कि वो वीडियो तमिलनाडु का है जहां बिहारी वर्कर को मारा जा रहा है। ये किसी को भी गलत वीडियो के लिए आपने देखा होगा कितने लोगों को इन्होंने जेल में डाला, 6-6 महीने जमानत नहीं हुई, साल भर जमानत नहीं हुई। अब ये इनमें से किसी वीडियो को पकड़ेंगे नहीं, किसी वीडियो वाले को पकड़ेंगे नहीं। चौथा वीडियो है 4 लोग मिलकर 2 लोगों को मार रहे हैं, और 6 लोग कोयम्बतूर का वीडियो है, मतलब वो तमिलनाडु का है, मगर 6 लोग बिहार के हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और आपस में झगड़ा करके ये एक दूसरे को मार रहे हैं। ये वीडियो है कोयम्बतूर का।
उसके बाद में एक वीडियो है कि बिहारी वर्कर आपस में ही लड़ रहे हैं। तिरुपपुर का एक वीडियो है जिसमें लड़ रहे हैं। पहला वीडियो था 2 लोग मार रहे और 6 लोगों को मिलके, कोयम्बतूर का था, और दूसरा तिरुपपुर का वीडियो, बिहारी वर्कर आपस में मार रहे। पहला वीडियो में वो लोकल लोग थे, मतलब तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु के लोगों को मार रहे थे। दूसरा 6 बिहार के लोग आपस में मार रहे थे, पुलिस का कहना है। एक नफरती चिंटू है प्रशांत उमराव, मैंने उसका ट्वीट आपको भेज दिया है टेलीग्राम में, आप देख के उसमें लगा देना। वो बोल रहा है कि प्रशांत उमराव, एक फोटो उसने ट्वीट किया स्टालिन जी का और तेजस्वी यादव जी का। उसमें वो बोल रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर बिहार के 15 लोगों को फांसी पर एक कमरे में लटका दिया, जिसमें से 12 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। फिर भी तेजस्वी स्टालिन के साथ पार्टी कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इन नफरती चिंटू, ये माने मतलब गाली देने का मन होता है सर, गाली देने का मन होता है कि देश को जलाना चाहते हो क्या तुमको जो बोलते हैं ना भारत जलाओ पार्टी, वो सही है। तुम देश को जलाना चाहते हो, पूरे समाज को जलाना चाहते हो। आपने पिछले वक्त देखा होगा कर्नाटक में जाके भाषण दे रहे हमारे होम मिनिस्टर तड़ीपार जी कि आपको बिहार, आपको अगर केरला जैसा नहीं चाहिए तो आप हमको वोट दीजिए, हमारे लोग जिताइए। एक स्टेट के विरोध में दूसरा स्टेट, एक कम्युनिटी के विरोध में दूसरी कम्युनिटी, एक धर्म के विरोध में दूसरी धर्म, एक जाति के विरोध में दूसरी जाति। ये देश को इंस्टेबल करने का पूरा धंधा इन्होंने मचा रखा है, मात्र इनकी सत्ता के लिए और इनको मिलने वाले करप्शन के लिए। तो ये देखिए, बीजेपी की आईटी सेल में काम करने वाले कई लोग जिन्होंने वहां से जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उनसे नफरत फैलाने का काम लिया जाता था और लिया जाता है। तो ये इस तरह से झूठा नैरेटिव फैलाने का, आपसे बता देना चाहता हूँ, ये जिनको भी हिंदू बोल के एकत्रित कर रहे हैं, हिंदू के नाम पर इस देश में आज भी किराए से कमरा नहीं मिलता, जाति बतानी पड़ती है। हिंदू के नाम से पानी भरने नहीं दिया जाता, जाति बतानी पड़ती है। हिंदू के नाम पर दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, जाति बतानी पड़ती है। हिंदू के नाम पर शव दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता है। हर जाति के अलग अलग स्मशान भूमि बनती है देश में। हिंदू के नाम पर मंदिर में अब भी एक वीडियो आया है, तमिलनाडु का ही वीडियो है कि एक महिला को रोकने के लिए 8-10 पंडे उसके ऊपर टूट पड़े, क्योंकि महिला है और दलित है, उसको अंदर नहीं घुसने देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता है दलित जाते क्यों है मंदिरों में। मैं मेरे भी लोगों को बोलता हूं कि कन कन में भगवान है, हर जगह भगवान अगर है और ये हम अगर मानते हैं हमारी धर्म की फिलॉसफी को, तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? क्यों जाते हो अपमानित होने के लिए? तो ये मंदिर में नहीं घुसने दिया, हिंदू के मान सम्मान के साथ नहीं जीने नहीं दिया जाता, उनको जाति बतानी पड़ती है सम्मान के लिए। और हम सब पागल है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने को खुद को अपमानित करते हैं। और हिंदू राष्ट्र के आड़ में चल क्या रहा है? तो 1.87 अरब डॉलर, करीबन 1 खरब डॉलर, 52 अरब रुपया ऑस्ट्रेलियन पेंशनर के लूट के, और एक जैन, राजीव जैन नाम का आदमी अडानी समूहों को बचाता है। मुझे नहीं पता ये राजीव जैन के पीछे भाजपा का क्या रोल है। जी जी जी, ये जो आपने बताया कि हर तरफ एक तरह से हर लेवल पर स्टेट से स्टेट को लड़वाना, हिंदू मुसलमान लड़वाना, जाति के नाम पूछना, हिंदू अगर है तो भी ये बताए कि वो किस जाति का, तब उसे मकान मिलेगा। तो ये नफरत यहां तक पहुंचा दिया देश को। आखिर क्या होगा? ये जो शरद पवार जी कम हो गई थी, मगर इन्होंने उसको इतने तेजी से, तीव्रता से बढ़ा दिया कि अब समझ में नहीं आता है कि इसको थामने के लिए कौन गांधी बनेगा। जी जी, कौन गांधी बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो शरद पवार जी कह रहे हैं कि अब देश में तब्दीली की हवा चल रही है। हम बहरहाल उम्मीद करते हैं कि देश की बेहतरी के लिए जो कुछ हो वही हो, और नफरत से तो कभी भी कोई समाज, कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। ये बात समझ लेनी चाहिए। जो नफरत फैलाने वाले हैं उन्हें भी समझ लेनी चाहिए, और जो नफरत की आग में झुलस रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि देश की भलाई हमारे लिए ज्यादा अच्छी है, हमारे अपने बच्चों का भविष्य हमें अच्छा चाहिए, हमें सुकून की जिंदगी चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ। तो हमें नफरत वालों के साथ नहीं चलना चाहिए। ये बात बहुत ही सीधी। दीक्षित परिवार पे बुलडोजर चला था, दोनों महिलाएं मर गई, माँ बेटी। अभी ये पांडे जी पर और तिवारी जी पर चला है। तो बुलडोजर जात धर्म नहीं देखता, वो तो चलता है तब चलता है, सब पीछे जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो पीछे जाओगे। संभलने की जरूरत है, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी,
आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में फिर आपको याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना यूट्यूब चैनल है, वो आप उनके नाम से सर्च कीजिए तो आपको सामने मिलेगा। और छोटी छोटी वीडियो में बहुत बड़ी बात वो कहते हैं, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।